मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल मैथ्स असिस्टेंट में। आज हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल लेमा ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। तो देखिए पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था दो चीज़ों के बारे में। एक तो था हमारा वेरिएशन ऑफ द फंक्शनल, और एक मैंने चीज़ बताई थी कि कोई भी अगर हमारे पास फंक्शनल का वेरिएशन और फंक्शन का वेरिएशन दोनों हमने लास्ट वीडियो में देखा था, जिसके बारे में आपको बताता हूँ। पहले हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, फिर मैं इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा फंडामेंटल लेमा ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का। फंडामेंटल लेमा ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का जो प्रूफ है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ होता क्या है, और उसके अगले वीडियो में मैं आपको इसका प्रूफ दूंगा। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ मैंने आपको जो लास्ट वीडियो में बताई थी वो था हमारा फंक्शनल। अगर मान लीजिए हमारा फंक्शनल कैपिटल एफ है, कैपिटल एफ हमारा फंक्शनल है, तो कैपिटल एफ फंक्शनल का वेरिएशन कुछ इस तरह से दिखाया जाता है, और जिसकी वैल्यू होती है डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल वाई। और यहाँ पे हमारे पास डी वाई रहता है। डी वाई क्या, यहाँ पे आपका यही वाला साइन यूज होता है, और प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश होता है, और वेरिएशन होता है वाई डैश का। तो ये जो चीज़ मैंने लिखी, ये और ये जो चीज़ मैंने लिखी है, ये दोनों क्या है? ये यहाँ पे हमारे पास y का वेरिएशन है, और ये y डैश का वेरिएशन है। ये हमारा f का वेरिएशन है फंक्शनल का, और ये हमारे y का वेरिएशन है, वो y डैश का वेरिएशन है। तो अब इसमें इसे समझिए कि यहाँ पे मैंने पिछली वीडियो में अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आपको, उसको देख लीजिएगा तो ये आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और मैंने y का वेरिएशन कुछ इस तरह से लिया था, एप्सिलॉन ईटा x, और जो हमारा वेरिएशन है y डैश का, उसको मैंने कुछ इस तरह से दिखाया था, एप्सिलॉन ईटा डैश x, जहाँ पे ये ईटा डैश x ईटा x का डेरिवेटिव था। तो आप यहाँ से इसे समझिए, जहाँ पे ईटा x क्या था हमारा, कोई आर्बिट्रेरी फंक्शन है। ईटा x क्या है हमारा, कोई आर्बिट्रेरी फंक्शन है। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो y का वेरिएशन हम ले रहे हैं, आप देखिए इसको कोई एक आर्बिट्रेरी फंक्शन और एप्सिलॉन कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो अपने मन से लिया गया कोई भी फंक्शन और अपने मन से लिया गया कोई भी कांस्टेंट, उसके प्रोडक्ट में हम क्या दिखा रहे हैं, अपने y के वेरिएशन को। मतलब y में ये स्मॉल चेंज है, क्योंकि ये स्मॉल कांस्टेंट रहता है और ये आर्बिट्रेरी फंक्शन होता है। तो और यह आर्बिट्रेरी फंक्शन डिफाइन कहाँ पे होता है, ये भी ज़रूरी चीज़ है कि आर्बिट्रेरी फंक्शन जो है हमारा, ये ईटा एक्स जो आर्बिट्रेरी फंक्शन है, ये क्या है हमारा आर्बिट्रेरी फंक्शन, मतलब अपने मन से लिया गया फंक्शन है, या आर्बिट्रेरी फंक्शन है हमारा ये। और ये डिफाइन, ये जो इसको हम क्या करते हैं, हम इसको कॉन्सेंट्रेट कराते हैं किसी स्मॉल इंटरवल पर। हम इस ईटा एक्स को क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेट कराते हैं, ये कॉन्सेंट्रेटेड होता है ऑन स्मॉल इंटरवल, किसी स्मॉल इंटरवल पर ये कॉन्सेंट्रेट होता है। अब आप कहेंगे इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, अच्छा बट ये किसी सिंगल पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया कि हमारा जो ये y का वेरिएशन है, मैंने कहा यहाँ पे एप्सिलॉन कोई स्मॉल कांस्टेंट होता है, स्मॉल क्वांटिटी है, और एप्सिलॉन ईटा एक्स जो है हमारा, ये कोई आर्बिट्ररी फंक्शन रहता है। और साथ ही साथ ये हम क्या कर सकते हैं मैथमेटिक्स में भी, और ख़ास तौर पर कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में हम अपने फंक्शनल जो वेरिएशन है हमारे किसका, फंक्शन का, y क्या है, y फंक्शन है, f फंक्शनल है, y कोई फंक्शन है। तो आप क्या कर सकते हो, मैंने आपको बताया था कि फंक्शन ये स्मॉल चेंज है, y में ये स्मॉल चेंज है, तो हम इसको इसीलिए वेरिएशन बोलते हैं। तो y का जो वेरिएशन है वो हम क्या कर सकते हैं, उसको कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं किस पर, किसी स्मॉल इंटरवल पर हम अपने y के वेरिएशन को किसी आर्बिट्रेरी स्मॉल इंटरवल पर कॉन्सेंट्रेट कराते हैं, किस पे, किसी आर्बिट्रेरी अपने मन से चुने गए स्मॉल इंटरवल पर। अगर हमने ईटा एक्स को कॉन्सेंट्रेट कराया किसी आर्बिट्रेरी स्मॉल इंटरवल पर, तो वेरिएशन जो है y का वो भी क्या हो जाएगा,
वो भी कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। ये क्या है डेल्टा, ये जो मैंने ये चीज़ लिखी है ये क्या है, ये वेरिएशन ऑफ वाई है। ये जो यहाँ पे मैंने लिखा है ये क्या है, वेरिएशन है किसका, वाई का। ये वाई का हमारे फंक्शन वाई का ये वेरिएशन है, ठीक है। ये हमारे फंक्शन वाई का वेरिएशन है, जिसको मैंने क्या कहा, आप इसको आप इस अपने वाई के फंक्शन वाई के वेरिएशन को क्या करा सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट करा सकते हैं किसी आर्बिट्ररी स्मॉल इंटरवल पर। और क्या नहीं कर सकते हैं, बट नॉट ए सिंगल पॉइंट, किसी सिंगल पॉइंट पर आप इसको कॉन्सेंट्रेट नहीं करा सकते हैं। किसी सिंगल पॉइंट पर आप अपने फंक्शन के वेरिएशन को कॉन्सेंट्रेट नहीं करा सकते हैं, किसमें, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में। इतनी बात शायद आपको समझ में आ गई हो कि हम अपने y के वेरिएशन को, फंक्शन y के वेरिएशन को, ध्यान समझिएगा, ये फंक्शन है वो फंक्शनल है। फंक्शन कौन है, y फंक्शन है, और ये डेल्टा y क्या है, वेरिएशन है y का। तो आप अपने कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में किसी भी फंक्शन y को क्या कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं किसी आर्बिट्ररी अपने मन से लिए गए छोटे इंटरवल पर। किसी सिंगल पॉइंट पर आप इसको कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते हैं, किसी सिंगल पॉइंट पर आप इसको कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपने वेरिएशन को क्या लिया है, एप्सिलॉन ईटा एक्स। ईटा एक्स यहाँ पर क्या है, एक फंक्शन है एक्स का, और ये क्योंकि आप इसको कॉन्सेंट्रेट कराएंगे तो वो अपने आप कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा आर्बिट्ररी स्मॉल इंटरवल पर। अब इससे फ़र्क क्या पड़ने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए इससे होने क्या वाला है, इसका रिजल्ट क्या मिलता है हमको। इसका रिजल्ट ये मिलता है कि कोई फंक्शनल एफ के लिए अगर मान लीजिए उसका फंक्शनल डेरिवेटिव यानी कि डेल्टा एफ एग्जिस्ट करता है, और हमारा ये जो फंक्शनल है ये मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू प्राप्त कर रहा है किसी कर्व के अलोंग, मान लीजिए y बराबर वाई नॉट एक्स, ऐसा कोई कर्व है, इसके अलोंग अगर हमारा फंक्शनल जो है वो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पा रहा है, तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, जिसको हम लोग नेसेसरी कंडीशन फॉर एक्सट्रीमम के नाम से जानते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो नेसेसरी कंडीशन जो होती है एक्सट्रीमम के लिए, एक्सट्रीमम क्या है, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फंक्शनल की। नेसेसरी कंडीशन ऑफ एक्सट्रीमम जो है, नेसेसरी कंडीशन ऑफ एक्सट्रीमम किसी फंक्शनल एफ के लिए, या आपको कोई और फंक्शनल लेना है तो उसके लिए क्या होती है, उस फंक्शनल का वेरिएशन जो है वो क्या हो जाना चाहिए, ज़ीरो, उस कर्व के अलोंग, ठीक है। अगर हमारा फंक्शनल का वेरिएशन एग्जिस्ट कर रहा है और वो एक्सट्रीमम पा रहा है किसी कर्व y बराबर वाई नॉट एक्स के अलोंग, तो आपका फंक्शनल डेरिवेटिव जो है f का वो ज़ीरो होना चाहिए इस कर्व के अलोंग। ये हमारा मेन इसमें नेसेसरी कंडीशन होती है एक्सट्रीमम के लिए किसी फंक्शनल के। अब इससे जब मैं आपको देखो, फंडामेंटल लेमा ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन पढ़ क्यों रहे होते हैं, फंडामेंटल लेमा ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि इसकी मदद से आप, लेमा क्या होता है, लेमा आपका क्या है, एक माइनर प्रूवन रिजल्ट होता है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, किसी लार्जर रिजल्ट को प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको लेमा नहीं पता है तो आप ये चीज़ लिख सकते हैं जो मैं बोल रहा हूँ कि लेमा जो है, इट इज़ ए लेमा ऐसे लिखा जाता है LEMMA। अगर आपको नहीं पता लेमा क्या होता है तो लेमा के बारे में मैंने बताया, इट इज़ ए माइनर प्रूवन रिजल्ट। ये क्या होता है, एक छोटा सा रिजल्ट होता है जो प्रूव किया जा चुका होता है, और इसकी मदद से आगे क्या लिख सकते हैं आप, इट इज़ ए माइनर प्रूवन रिजल्ट हो सोल पर्पस, जिसका सोल पर्पस क्या होता है, हो सोल पर्पस इज टू हेल्प इन प्रूविंग ए लार्जर रिजल्ट। Lemma is a minor proven result whose sole purpose is to help in proving a theorem or a larger result। किसी थ्योरम को प्रूव करने में या किसी लार्जर रिजल्ट को प्रूव करने में उसका यूज़ किया जाता है। तो जो फंडामेंटल लेमा ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन हम लोग पढ़ते हैं, इसका यूज़ किया जाता है आयलर लग्रांज इक्वेशन को प्रूव करने के लिए।
आइलर लैग्रांज इक्वेशन को प्रूव करने के लिए हम लोग फंडामेंटल लेमा ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का यूज़ करते हैं। तो वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे यूज़ होता है। इस वीडियो में आपको यही बता रहा हूँ कि कैसे यूज़ होता है, और बाकी बातें हम लोग इसका प्रूफ कैसे होता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। तो देखिए डेल्टा एफ इक्वल्स टू ज़ीरो जो है, मैंने आपको बताया कि डेल्टा एफ को आप इसको किसी भी फंक्शनल के वेरिएशन को आप कैसे लिख सकते हो। मान लीजिए ये y का है, मान लीजिए ये फंक्शनल जो है वो y का है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। देखो इसको कैसे लिखा जा सकता है, डेल एफ अपॉन, ये अभी मैंने आपको बताया है ना लास्ट वीडियो में, डेल एफ अपॉन डेल वाई, और यहाँ पे हम वेरिएशन लेते हैं y का, प्लस फिर डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, और साथ ही साथ हम लोग वेरिएशन लेते हैं y डैश का, और ये चीज़ मान लीजिए पूरी की पूरी इक्वल टू है 0 के। अब हम क्या करेंगे, अपने इस पार्ट को इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसको ओपन करेंगे। अच्छा उसके पहले आप इसको एक तरह से और भी लिख सकते हो, इस चीज़ को आप एक इंटीग्रल के फॉर्म में भी लिख सकते हो। कैसे, इसको इंटीग्रल के फॉर्म में अगर आपको जैसे लिखना है तो ये ऐसे लिखा जाएगा, इंटीग्रल x1 से x2, और इस पूरी चीज़ को आप ऐसे लीजिए, और यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, dx लगा के इक्वल्स टू 0। आपने इसको एक डिफरेंट इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख दिया। अब देखिए हम लोग अपने इस पोर्शन को इंटीग्रल बाय पार्ट से, ये चीज़ आपको आइलर लैग्रांज इक्वेशन में भी मिलेगी, तो मैं आपको इसको पहले से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ताकि आपको वहाँ समझने में आसानी हो। इसको जब बाय पार्ट से हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तब देखिए क्या बनेगा, ये बन जाएगा इंटीग्रल, तो हमारा ये x1 से x2 चल ही रहा है। आगे वाले को आप डिस्टर्ब ना करिए, आगे वाला जो आपका पोर्शन है उसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो ये क्या बना रहेगा हमारा, डेल एफ अपॉन डेल वाई, और इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर ये डेल्टा वाई भी है, और इस dx को इसी के साथ कर लेते हैं हम लोग, प्लस इस चीज़ को भी dx के साथ ले लेते हैं। हमने इसको इंटीग्रल को अलग अलग कर लिया, डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश वेरिएशन ऑफ y डैश dx। अच्छा हम लोग इसको अलग अलग बस इसलिए कर पाए क्योंकि हमारा जो ये वेरिएशन होता है, वेरिएशन हमेशा लीनियर होता है, ठीक है। वेरिएशन जो आप लोग ले रहे होते हैं ये फंक्शनल की इंक्रीमेंट का लीनियर पार्ट होता है। तो इतनी चीज़ तो शायद आपको समझ में आ गई हो। अब इसके बाद इसको हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसको देखिए हम लोग कैसे ओपन करेंगे, वो चीज़ मैं आपको करके दिखाता हूँ। चलिए मैं ऊपर का पोर्शन थोड़ा मिटा देता हूँ, फिर आप समझिए इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हम लोग कैसे। देखिए हमको बस इतने पे लगाना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इस वाले पोर्शन पर नहीं लगाना है। तो देखिए इसके आगे का मैं इधर ऊपर कर रहा हूँ, तो ये आपका बन जाएगा इंटीग्रल x1 से x2, इंटीग्रल x1 से x2, और ये पोर्शन को आप ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, डेल एफ अपॉन डेल वाई, ये डेल वाई dx, प्लस इतने पोर्शन पर हम लोग क्या लगाने जा रहे हैं, इतने पोर्शन पर हम लोग लगाने जा रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो देखिए कैसे लगेगा, जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो इंटीग्रेट करेंगे वो देखिए किसको करेंगे। आप जानते हैं कि पहले दो फंक्शंस में इसको हम लोग बांटते हैं, एक को हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन और एक को हम लोग मान लेते हैं सेकंड फंक्शन। तो इसमें मैं इसको फर्स्ट फंक्शन मान लूंगा और इसको सेकंड फंक्शन मान के इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को लगाऊंगा, तो ये बन जाएगा। आप देखिए इसको हम रखे रहेंगे और इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, और इसका इंटीग्रेशन करने पर ही बन जाएगा डेल वाई। क्यों, क्योंकि ये x का फंक्शन है, ठीक है। ये चीज़ जो है ये x का फंक्शन है, क्योंकि ये एप्सिलॉन ईटा डैश x होता है, एप्सिलॉन ईटा डैश x के बराबर होता है। तो इसको इंटीग्रेट किया और लिमिट्स हमने लगा दी x1 से x2। फिर हम क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग माइनस इंटीग्रल x1 से x2, जो आपका ये फर्स्ट फंक्शन होता है इसका आप डिफ्रेंसिएशन करोगे, तो डी बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, और इसका इंटीग्रेशन करके लिख देते हैं हम लोग, तो ये बन गया डेल वाई और साथ में डी एक्स इक्वल्स टू 0। इतना काम हमने कर लिया। अब इसके आगे क्या करना है हमको, तो देखिए इतनी चीज़, ये तो डिफ्रेंसिएशन हो रहा है इतने का,
और ये साथ में और है। तो इसके आगे देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे देखिए हम लोग थोड़ा और सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, जो आपका ये वाला पोर्शन है, तो देखिए जो आपके ये दोनों पोर्शंस हैं, इन दोनों में आप देखिए तो डेल्टा वाई कॉमन है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इस वाले को अलग से लिख लें, डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश डेल वाई एट x1 x2। फिर साथ में हम लोग क्या करें, इसमें इन दोनों में आप देखिए तो इंटीग्रल कॉमन है x1 से x2, साथ ही साथ डेल ये जो हमारा डेल वाई डी एक्स है और इसमें भी डेल वाई डी एक्स है। तो हमने क्या किया, इसको लिखा डेल एफ अपॉन डेल वाई को माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश को लिया और साथ में ये डेल वाई डी एक्स इक्वल्स टू 0 लिखा। तो देखिए ये चीज़ आपकी आइलर लैग्रांज डिफरेंशियल इक्वेशन में बिल्कुल लास्ट में बनती है। मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ आपको बताता हूँ। मैंने अभी आपको शुरू में बताया वीडियो के कि हमारा जो y का वेरिएशन होता है, इसको आप अपने मन से किसी भी स्मॉल आर्बिट्रेरी इंटरवल पर ले सकते हैं, किसी पॉइंट पर नहीं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमने किया है, इसमें आप जानते हैं हमने इंटीग्रेट किसको किया था, अपने इसको, ये हमारे पास डेल वाई डैश था, इसको इंटीग्रेट करके हमने डेल वाई बनाया। तो ये लिमिट्स तो इसी पर लगेंगी ना। तो आप देख सकते हैं वेरिएशन पर जो वैल्यूज़ लग रही हैं वो इंटरवल की वैल्यूज़ लग रही हैं। x1 से x2 हमारे पास कोई इंटरवल रहता है, ठीक है। इस प्रूविंग में ये मैंने जो लिमिट्स ली थी, इस प्रूविंग में हमारे पास एक इंटरवल रहता है x1 से x2। तो इस इंटरवल की वैल्यू यहाँ y पर अप्लाई हो रही हैं। तो वेरिएशन क्या करता है, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में जो हमारा वेरिएशन है ये आर्बिट्ररी स्मॉल इंटरवल पर कॉन्सेंट्रेट होता है और उसी पर अपनी वैल्यू एज्यूम करता है। तो हमारे पास जो फंक्शनल डेरिवेटिव है, तो मैंने कहा एज ए रिजल्ट होता ये है कि जो फंक्शनल डेरिवेटिव है हमारा, वो जो फंक्शनल डेरिवेटिव हम ले रहे होते हैं इक्वल्स टू 0, वो कैसे अपीयर होता है आप देख सकते हैं। देखिए लास्ट में ये होता है, जब मैं आपको आइलर लैग्रांज डिफरेंशियल इक्वेशन बताऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कि डेल्टा, उसमें एज्यूम ये किया जाता है कि डेल्टा वाई की x1 पर भी वैल्यू 0 होती है और हमारे डेल्टा वाई की x2 पर भी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। दोनों पर वैल्यू 0 होती है। तो आपका ये वाला पार्ट क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। तो जो आपके पास बचा वो कितना है, इतना पार्ट आपके पास सिर्फ ये बच जाएगा, इतना, कि जो ये पोर्शन मैंने लिखा है सिर्फ ये रह जाता है आपके पास, ठीक है। सिर्फ आपके पास इतना पोर्शन रह जाता है। यही पोर्शन जो आइलर लैग्रांज डिफरेंशियल इक्वेशन में बचता है, यही वाला पोर्शन हमारा फंडामेंटल लेमा ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन से सॉल्व होता है। इतना पोर्शन जो ये आपके पास बचा, यही आपका कैसे सॉल्व होता है, फंडामेंटल लेमा ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में। अच्छा, आप देख सकते हैं कि ये कैसे लिखा हुआ है। ये एक तो बाउंड्री कंडीशन पर भी डिपेंड करेगा कि डेल्टा वाई की x1 x2 पर वैल्यू क्या है, सारे पे नहीं डिपेंड करेगा। x1 से x2 में जितने भी पॉइंट्स हैं उन पर हमारा डेल्टा वाई उतना डिपेंड नहीं करेगा। बट आप इसको एक तरह से ऐसे देख सकते हो, मैंने कहा कि ये चीज़ 0 हो जाएगी, आपके पास सिर्फ इतना पोर्शन रह जाता है आइलर लैग्रांज डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रूविंग में। ये मैंने कहा कि फंडामेंटल लेमा ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन से सॉल्व होता है, यही चीज़ सॉल्व होती है। मैंने पहले आपको दिखाया कि क्या चीज़ सॉल्व होती है फंडामेंटल लेमा ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन से। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो आप पहले इसको समझिए, ये कैसे लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन हो रहा है एक डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है एक डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये हमारा क्या बनता है, इसको बोलते हैं वीक फॉर्म। इसको क्या बोला जाता है, ये जो चीज़ हमारे पास लिखी है, ये जो चीज़ हमारे पास लिखी है इसको कहा जाता है वीक फॉर्म, ठीक है। तो ये वीक फॉर्म बना कब, ये वीक फॉर्म जो बना, या इसको वेरिएशनल फॉर्म भी बोला जाता है। वीक फॉर्म जो हमारा बन रहा है वो कहाँ से बन रहा है, जब हमारा जो वेरिएशन था फंक्शनल का वो हमने 0 लेके चले, ठीक है। तो हमारा जो वेरिए और भी किस तरह से लेके चले, इंटीग्रल के फॉर्म में, इंटीग्रल के फॉर्म में, ठीक है। इंटीग्रल के फॉर्म में जब हम लेके चले
अपने वेरिएशन फंक्शनल के वेरिएशन को ज़ीरो, तब हमको जाके जो चीज़ मिल रही है वो क्या है, वो चीज़ हमको ये मिल रही है कि हमारा ये एक वीक फॉर्मुलेशन बन रहा है। क्या बन रहा है? वीक फॉर्मुलेशन। क्यों ये एक वीक फॉर्मुलेशन है? क्योंकि ये एक इंटीग्रेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, और ये इंटीग्रेट हो रहा है किसमें? विद इन एन आर्बिट्ररी फंक्शन डेल्टा वाई। ठीक है, ये हमारा जो फंक्शनल डेरिवेटिव है, फंक्शनल वेरिएशन ऑफ द फंक्शनल डेरिवेटिव बोल रहा हूँ, सॉरी, जो वेरिएशन है हमारे फंक्शनल का, वो कैसे अपीयर हुआ? एक वीक फॉर्मुलेशन के तौर पर, और ये इंटीग्रेट हो रहा है विद इन एन आर्बिट्ररी फंक्शन डेल्टा वाई। तो अब मैं आपको थोड़ा इसके बारे में थोड़ा और बताता हूँ, अगर आपने ये चीज़ समझ ली हो। तो देखिए, जो इतनी देर मैंने आपको बताया है उसको मैंने यहाँ लैंग्वेज में लिख दिया है कि मैथमेटिक्स में, और ख़ास तौर पर स्पेसिफिकली ख़ास तौर पर जो हमारा कैलकुलस ऑफ वेरिएशन है, इसमें जो हमारा फंडामेंटल लेमा ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन होता है इज ए लेमा। ये एक लेमा होता है। लेमा मैंने आपको बता दिया क्या होता है। दैट इज़ टिपिकली यूज टू ट्रांसफॉर्म। ये किस लिए यूज, जो हमारा फंडामेंटल लेमा ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, इसका यूज़ किया जाता है एक प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम कौन सी? वेरिएशनल प्रॉब्लम, जो मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता रखी है कि वेरिएशनल प्रॉब्लम क्या होती है। तो अपने फंक्शनल को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कराने की, उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं हम लोग किसमें? वीक फॉर्मुलेशन से स्ट्रॉन्ग फॉर्मुलेशन में। तो ये हमारा फंडामेंटल एम ऑफ कैलकुलस ऑपरेशन। जल्दी से मैं आपको बताता हूँ वीक और स्ट्रॉन्ग फॉर्मुलेशन क्या होता है। देखिए, अगर आपको स्ट्रॉन्ग फॉर्म और वीक फॉर्म नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने बता दिया है कि स्ट्रॉन्ग फॉर्म क्या होता है? सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन। वीक फॉर्म क्या होता है? उस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेशन। स्ट्रॉन्ग फॉर्म ये कहता है, स्टेट्स दैट, कि जो बाउंड्री कंडीशंस हैं वो पूरी होनी चाहिए डोमेन के हर पॉइंट पर। डोमेन के हर पॉइंट पर हमारी बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। और वीक फॉर्म ये कहता है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि सारे पे हो, ठीक है, कुछ पे भी चलेगा। तो ये आपका, अच्छा, जो मैंने अभी आपको मैंने भी थोड़ी देर पहले आपके सामने एक चीज़ लिखी थी, वीक फॉर्म आपके सामने मैंने बनाया भी था, एक बार फिर से बना देता हूँ। तो देखिए, जो वीक फॉर्म और स्ट्रॉन्ग फॉर्म बताया है मैंने आपके सामने लिखा भी कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेशन के अंदर लिखी गई है तो वो वीक फॉर्म है। और वो किसकी वजह से हो रहा है? आप हमारे ये जो फंक्शन है इसका जो वेरिएशन है, y का जो वेरिएशन है, जब वो एक आर्बिट्रेरी स्मॉल इंटरवल पर कॉन्सेंट्रेट हुआ, तब जाके हमारा जो फंक्शनल का वेरिएशन था उसको जो ज़ीरो के इक्वल लिया जाता है, जो कि नेसेसरी कंडीशन है एक्सट्रीमम की, उसने क्या किया, वो एक इंटीग्रल फॉर्म में आया विद इन हमारा जो डेल्टा वाई है उसके। तो ये हमारा वीक फॉर्म है, डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेशन। और जो डिफरेंशियल, जब हम फंडामेंटल लेम ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन लगाते हैं तो ये इसमें बदल जाता है। तो ये क्या बन गया है? देखो, ये आपका इंटीग्रेशन से फ्री है, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि इंटीग्रेशन से फ्री है। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग फॉर्म होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म होता है। तो हमने फंडामेंटल लेम ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन कर क्या रहा है? वीक फॉर्म को स्ट्रॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहा है। ये इंटीग्रेशन के साथ है ये वीक फॉर्म, ये बिना इंटीग्रेशन के डिफरेंशियल इक्वेशन है ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म। तो वीक फॉर्म से स्ट्रॉन्ग फॉर्म में ये हमारा फंडामेंटल लेम ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन बदल रहा है वीक फॉर्म को स्ट्रॉन्ग फॉर्म में, ठीक है। ये जो नीचे इक्वेशन लिखी है इसको आइलर लैग्रांज इक्वेशन बोलते हैं। तो देखिए, बेसिक वर्जन है हमारे फंडामेंटल लेमा ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का। तो इस बेसिक वर्जन में क्या है, इसकी स्टेटमेंट को मैंने यहाँ लिखा है कि अगर इफ ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन एफ ऑन एन ओपन इंटरवल ए बी, अगर कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन एफ इस ए बी ओपन इंटरवल पर सेटिस्फाई करता है कि इक्वलिटी को, इक्वलिटी क्यों? क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन लगा है, और इक्वलिटी क्या है हमारी? इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स एच एक्स डी एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन f जो कि डिफाइंड है ओपन इंटरवल ए बी पर सेटिस्फाई करता है इस इक्वलिटी को, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है फॉर ऑल कॉम्पैक्टली सपोर्टेड स्मूथ फंक्शंस।
तो देखिए ये कॉम्पैक्टली सपोर्टेड क्या होता है और स्मूथ का क्या मतलब होता है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। पहले एक मिनट पूरी पूरी स्टेटमेंट मैं आपको बता दूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कॉम्पैक्टली सपोर्टेड और स्मूथ का क्या मतलब होता है। तो अगर मैंने कहा कि अगर कोई क्वांटिटी फंक्शन f जो कि डिफाइन है ओपन इंटरवल ए बी पर, वो सेटिस्फाई करता है इस इक्वालिटी को इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स एच एक्स डी एक्स इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल कॉम्पैक्टली सपोर्टेड स्मूथ फंक्शंस h, सभी कॉम्पैक्टली सपोर्टेड स्मूथ फंक्शंस h के लिए जो कि इस इंटरवल ए बी पर डिफाइन है, तो हमारा जो ये फंक्शन f होता है, ये फंक्शन f जो है ये क्या होता है आइडेंटिकली जीरो, मतलब हमारा जो फंक्शन f है एफ एक्स, ये जो हमारा फंक्शन f है ये क्या होता है आइडेंटिकली ज़ीरो होता है। ठीक है, तो यही चीज़ हमको प्रूव करके दिखानी है। ये हमारा कि जो फंक्शन f है ये हमारे ए बी इंटरवल पर ज़ीरो होता है, हमको यही चीज़ प्रूव करनी है। अच्छा, उसके पहले वो तो प्रूफ मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा, पहले मैं आपको समझाता हूँ कॉम्पैक्टली सपोर्टेड और स्मूथ का क्या मतलब होता है। तो देखिए स्मूथ का क्या मतलब होता है, आपने भी देखा, मैंने स्मूथ किसको लिया था, हमारे एच फंक्शन को, जो हमारा एच फंक्शन था एच एक्स, जो कि डिफाइन हो रहा था किस पे, ए बी इंटरवल पर डिफाइन था। तो ये हमारा जो एच फंक्शन था, एच फंक्शन जो कि ए बी इंटरवल पर डिफाइन था, इसको मैंने कॉम्पैक्टली सपोर्टेड और स्मूथ बोला। स्मूथ का मतलब ये होता है कि हम अगर इस फंक्शन को स्मूथ बोल रहे हैं तो ज़्यादातर तो इसको कहा जाता है कि वो फंक्शन फिर इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल है। इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल का मतलब होता है कि जो आपका फंक्शन है वो किसका है, किसी सी इन्फिनिटी क्लास का है। किसका है, किसी सी इन्फिनिटी क्लास का है। फिर और भी मतलब ज़्यादातर तो यही लेते हैं कि आप अगर किसी फंक्शन को स्मूथ बोल रहे हो तो इसका मतलब है कि वो इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल है, इनफाइनाइटली मैनी नंबर ऑफ टाइम्स वो डिफरेंशिएबल है। मगर अक्सर, बट ऑफन, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, हम क्या करते हैं उसको इंटरप्रेट करते हैं कैसे, ट्वाइस कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल, या कभी कभी हम उसको कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल भी कह सकते हैं, या सिर्फ कॉन्टिन्यूस। सिर्फ कॉन्टिन्यूस से मतलब है आप अपने फंक्शन को सी जीरो क्लास का बोल रहे हैं। किसका बोल रहे हैं, सी जीरो क्लास का। ठीक है, तो अगर आपने स्मूथ वर्ड का इस्तेमाल कर दिया तो बस बात खत्म, आप उसको इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल भी ले सकते हैं, या अक्सर उसको ये भी ले लिया जाता है क्या, कॉन्टिन्यूसली, ट्वाइस कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल, या कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल, या कॉन्टिन्यूस। अलग अलग आप किताबों में पढ़ेंगे तो आपको फंडामेंटल लेम ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में एफ को तो कॉन्टिन्यूस ही बताते हैं, पर जो एच है कुछ किताबों में उसको इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल बोल देते हैं, कुछ किताबों में उसको ट्वाइस कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल भी बोल देते हैं, और कुछ में उसको सिर्फ कॉन्टिन्यूस भी बोल देते हैं। ठीक है, अब जल्दी से मैं आपको बताता हूँ कि कॉम्पैक्टली सपोर्टेड क्या है। देखिए, तो कॉम्पैक्टली सपोर्टेड का क्या मतलब होता है, कॉम्पैक्टली सपोर्टेड का ये मतलब होता है कि अभी तक हमारे पास एक ओपन इंटरवल था ए बी, अभी तक हमारे पास एक ओपन इंटरवल था ए बी नाम का एक ओपन इंटरवल था। तो अगर हम इस ए बी इंटरवल में, इस ए बी इंटरवल में एक और सब इंटरवल ले लें, कौन सा, सी डी, कि कुछ इस तरह की चीज़ बने कि ए बी के अंदर ये दोनों पॉइंट्स हैं सी और डी, तो हमने क्या किया, ए बी इंटरवल का एक सब इंटरवल ले लिया। तो अगर हम अपने फंक्शन एच को, एच को ही हमने कॉम्पैक्टली सपोर्टेड बोला था, किसको, अपने फंक्शन एच को, एच फंक्शन को ही मैंने क्या बोला था, कॉम्पैक्टली सपोर्टेड। तो अगर हमारा एच फंक्शन कॉम्पैक्टली सपोर्टेड है तो इसका मतलब ये है कि वो एच फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, या आप समझ लीजिए वैनिश कर जाएगा। कहाँ पे, सी डी इंटरवल के बाहर, मतलब सी पे, डी पे और इनके बीच की वैल्यूज़ पर एच ज़ीरो नहीं होगा। किस पे, सी पे, डी पे, और इसके जो अंदर वाले पॉइंट्स हैं सी और डी के, उन पर ज़ीरो नहीं होगा। पर इस सी डी इंटरवल के जैसे ही हम बाहर जाएंगे, मतलब सी के चाहे लेफ्ट पर चले जाए ए के पास, चाहे डी के राइट पर चले जाए, राइट पे जितने भी पॉइंट्स हैं बी तक, मतलब सी के लेफ्ट पर जाएं ए तक, और डी के राइट पर जितने भी पॉइंट्स हैं बी तक, उन पर हमारा फंक्शन एच जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। पर अक्सर क्या होता है कि जब मैंने अभी जो आपके सामने लेमा की स्टेटमेंट लिखी थी, ज़रूरी नहीं है उस तरह से लिखी जाए, लिखी बहुत तरह से जाती है। जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने एच को स्मूथ फंक्शन कहा, ज़्यादातर किताबों में बोल देते हैं इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल, या ट्वाइस कॉन्टीन्यूसली डिफरेंशिएबल, या सिर्फ कॉन्टीन्यूस बोल देते हैं।
तो वैसे ही ज़रूरी नहीं है कॉम्पैक्टली सपोर्टेड लिखा जाए, उसकी जगह क्या लिखा जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। क्या करते हैं, बता देते हैं एच या एच के डेरिवेटिव्स। अगर एच के डेरिवेटिव से मतलब अगर आपने बोला एच क्या है, इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल, तो एच और एच के इनफाइनाइट नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स, इनफाइनाइट ऑर्डर तक के डेरिवेटिव्स जो हैं वो ए और बी जो एंड पॉइंट थे उन पर जीरो ले लिए जाते हैं। मतलब एच एट ए एंड एच एट बी, मतलब एच ए और एच बी इस तरह से। मतलब कुछ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एच एट ए और ये भी जीरो होता है, और एच एट बी भी क्या ले लिया जाता है, जीरो ले लिया जाता है। ठीक है, एच की ए पर वैल्यू और एच की बी पर वैल्यू जीरो ले ली जाती है। या अगर आपने बोला टॉइस कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल, तो एच एच एट ए और एच एट बी तो ज़ीरो हो गई, उनके जो टॉइस तक के टॉइस ऑर्डर तक का जो डेरिवेटिव है वो भी ए पर और बी पर क्या ले लिया जाएगा, ज़ीरो ले लिया जाएगा। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है आप एच को क्या कैसा लेते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको ये बता दिया कि अगर मतलब कभी कभी कॉम्पैक्टली सपोर्टेड लाइन ना लिख के बोल दिया जाता है कि एच की ए पर वैल्यू और एच की बी पर वैल्यू क्या है, ज़ीरो है, और इस केस में हम ए बी इंटरवल को ओपन ना लेके क्या लेते हैं, क्लोज, क्योंकि आप एच की ए पर और बी पर वैल्यू ज़ीरो बता रहे हो तो वो पॉइंट्स भी इंटरवल में इंक्लूडेड होने चाहिए, इसलिए हम ए बी ओपन इंटरवल की बजाय ए बी क्लोज्ड इंटरवल ले लेते हैं। तो ये तो बात हो गई कि स्मूथ क्या होता है और कॉम्पैक्टली सपोर्टेड का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो वो मैंने आपको बता दिया कि सी डी इंटरवल के बाहर एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो, अंदर ज़ीरो नहीं होगी। तो ये तो मैं आपको अगला जो वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको प्रूफ बताऊंगा फंडामेंटल लेम ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का, उसमें मैं इस वाली स्टेटमेंट का यूज़ ना करके आपको वीकर स्टेटमेंट के थ्रू दिखाऊंगा, जिसमें मैं मतलब स्मूथ फंक्शन की बजाय आपका एच को या तो मैं ट्वाइस कॉन्टीन्यूसली डिफरेंशिएबल या फिर सिर्फ कॉन्टीन्यूस या फिर इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल ऐसा लूँगा, और एच की ए पर और बी पर वैल्यू को मैं ज़ीरो लूँगा। तो इस तरह से मैं आपको करके दिखाऊंगा कॉम्पैक्टली सपोर्टेड नहीं। मैंने आपको बता दिया कि स्टैंडर्ड स्टेटमेंट क्या है फंडामेंटल लेम ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की। तो अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार देख रहे हैं चैनल को, और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको अगली आने वाली वीडियोस मिलती रहें। अगर आपको कुछ और पढ़ना हो, कोई और टॉपिक पढ़ना हो तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।